मेरी जान, अभी हाल ही में मैंने शबनम नाम की एक हॉरर मूवी देखी है, जिसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से हैरान हूँ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्योंकि भाई इसकी कहानी इतनी यूनिक है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में शबनम मूवी की कहानी के साथ साथ इसकी एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू होती है। हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है अवंतिका। वह केरल के मुन्नार शहर के होली एंजल्स मेडिकल कॉलेज की छत पर खड़ी है। वह बहुत परेशान है। तभी अचानक उसके कानों में बहुत सारी चमगादड़ की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह परेशान हो जाती है और छत से कूद जाती है। तभी पता चलता है कि वह एक बुरा सपना देख रही थी। बट जैसे उसकी आंख खुलती है तो देखती है कि सच में एक श्वेता नाम की लड़की उसी तरह छत से कूदकर मर गई है। यानी अवंतिका जो सपना खुद के बारे में देख रही थी वह किसी दूसरी लड़की के साथ रियल में होता है। अब आगे देखने को मिलता है कि कॉलेज का डीन अपने सभी टीचरों को इकट्ठा करके उनसे इस बारे में बात कर रहा था। कोई कहता है कि सर, हमारे कॉलेज की बहुत बदनामी हो रही है क्योंकि 2 हफ्ते में 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। लगता है ये सब हमारे कंप्यूटर के राम कॉलेज के लोग कर रहे हैं हमें बदनाम करने के लिए। कोई कहता है कि सर, हमने जिन लड़कों को रेस्टिकेट किया था क्या पता वही ऐसा कर रहे हैं। तो डीन कहता है कि इसमें हमारे कॉलेज में न्यू एडमिशन पर बहुत फर्क पड़ेगा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी एक आदमी बोलता है कि सर, हमें तांत्रिक को बुलाना चाहिए। अब डीन कहता है कि नहीं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, लोग क्या कहेंगे। तभी एक आदमी कहता है कि सर, हमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाना चाहिए जो इन सब कामों में एक्सपर्ट होते हैं और विद प्रूफ सब कुछ बता देंगे। डीन कहता है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, चलो उसे बुला लो। तो यहाँ मिलकर ये फैसला लिया जाता है कि हमें एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाना चाहिए जो कॉलेज के बारे में इन्वेस्टिगेट करके सारे सबूत हमें दे दे। अब कहानी शिफ्ट होती है मुंबई के अंदर, जहाँ पर एक रूबन नाम का पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है। वह एक घर के अंदर दिया नाम की लड़की के घोष से अपने डिवाइस की मदद से बात कर रहा था। वह दिया के घोष से सारी सच्चाई पूछता है। उसके बाद पता चलता है कि दिया जब मरी थी तो उसके माता पिता ने उसकी सबसे फेवरेट डॉल को बाहर फेंक दिया था, जिससे दिया को ऐसा लगा कि वह लोग उसे भूल गए। इसलिए दिया उनको परेशान कर रही थी। रूबन के इस तरह घोष से बात करने पर, उनके बारे में सच्चाई जानने पर दिया की माँ बोलती है कि हमें आज तक भूत प्रेत से डर लगता है, बट उनको अच्छे से समझ लो तो उनके अंदर भी गुस्सा प्यार सब कुछ होता है। फाइनली रूबन अपना काम खत्म करके केरल के मेडिकल कॉलेज में पहुंचता है। वहां वह कॉलेज के डीन से मिलता है। डीन बोलता है कि यहाँ पर मौतें किस लिए हो रही हैं हमें नहीं पता। स्टूडेंट्स एग्जाम प्रेशर अफेयर्स की वजह से मरते तो हम उस काम को हैंडल कर लेते, बट लोग अफवाह फैला रहे हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है। इसलिए रूबन, तुमको बुलाया गया है, तुम्हारे पास 10 दिन है। इन 10 दिनों में तुम सब कुछ इन्वेस्टिगेट करके हमें एक प्रूफ दे दीजिए कि यहाँ पर भूत प्रेत नहीं है। रूबन बोलता है कि सर, मैं अपने तरीके से सब कुछ पता लगाऊंगा, उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पर लोग किस वजह से मर रहे हैं। और रूबन वहाँ से चला जाता है। तभी देखने को मिलता है कि डीन कॉलेज के चेयरमैन से फोन पर बात कर रहा था। उनसे कहता है कि सर, हमने एक आदमी को बुलाया है, वह जल्दी सब कुछ पता करके बता देगा, आप चिंता मत करें। अब रूबन को एक जगह शिफ्ट किया जाता है जिसके साथ आरोग्यम नाम का एक चपरासी को लगाया जाता है। वह रूबन से पूछता है कि सर, आप यहाँ पर कुछ तो पकड़ने आए हो, वो क्या चीज है। बट रूबन बोलता है कि तुम समझ नहीं पाओगे। रूबन कहता है कि तुम भूत प्रेत को कभी देखे हो। तो आरोग्यम कहता है कि हाँ सर, मेरे मकान मालिक की बेटी के ऊपर देखा था, उसके ऊपर मर्दाना भूत था, मैं देखकर डर गया था। उसके बाद रूबन आरोग्यम से कहता है कि वहाँ दूर कोई आदमी है जो बीड़ी पी रहा है और कुछ काम कर रहा है। वह कहता है कि वहाँ कोई शमशान है क्या। आरोग्यम बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी डीन का फोन आता है। रूबन उनसे आरोग्यम को अपने साथ रहने को बोलता है। डीन कहता है ठीक है सर, उसे अपने साथ रख लो। तभी वह आरोग्यम से कहता है कि मुझे कॉलेज का पूरा लेआउट, कितने अपार्टमेंट हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ डिटेल्स में चाहिए। उसके बाद रूबन कॉलेज में जाता है और जिस जगह श्वेता नाम की लड़की सुसाइड करी थी उसे ध्यान से देखता है। उसे पता चलता है कि श्वेता 4th ईयर की स्टूडेंट्स थी। तो रूबन 4th ईयर की स्टूडेंट की क्लास में जाता है। आरोग्यम स्टूडेंट से रूबन के बारे में बताता है कि यहाँ पर वे फालतू का नहीं आए हैं, पिछले हफ्ते में 2 लोगों की मौतें हुई है, उसकी छानबीन करने आए हैं। तभी आरोग्यम चला जाता है। रूबन कहता है कि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, पिछले दिनों में यहाँ 2 लोगों ने सुसाइड किया है, एक मुकेश, दूसरी श्वेता, तो आप लोग उनके बारे में सब कुछ बताओ।
वो कैसे थे, क्या करते थे, कहाँ जाते थे। आपके बताने के हिसाब से ही मैं ये केस अपने हाथ में लूंगा। अब स्टूडेंट से पता चलता है कि श्वेता की डेथ के एक हफ्ते पहले वह बहुत डिस्टर्ब थी। हम अगर जरा से भी तेज बोलते थे तो वह गुस्सा हो जाती थी, जिसकी वजह से वह हमारे साथ उठना बैठना बंद कर दी थी। तभी रूबन कहता है कि वह किस जगह बैठती थी, तो रूबन उस जगह जाता है तो श्वेता की डेस्क पर एक अजीब सा सिंबल देखता है जिसे श्वेता ने ही बनाया था। अब रूबन को पता चलता है कि न्यूरोलॉजी की क्लास की टीचर 2 दिनों से क्लास अटेंड नहीं कर रही है। जो अवंतिका ही थी वह अवंतिका के पास जाता है, उससे पूछता है कि आप 2 दिनों से क्लास में क्यों नहीं जा रही हो। तो अवंतिका कहती कि तुम घोस्ट इन्वेस्टिगेटर हो या क्राइम इन्वेस्टिगेटर, इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हो। अवंतिका ठीक से जवाब नहीं देती, वह कहती कि मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। तभी रूबन बोलता है कि जब श्वेता ने सुसाइड किया था तो उससे 10 मिनट पहले तुमसे मिली थी, वह तुमसे मिलने के बाद ही मरी थी। तभी अवंतिका इस बात का भी ढंग से जवाब नहीं देती, वह कहती है कि चाहे तुम जो भी करो मैं सपोर्ट नहीं करूंगी। तभी अचानक रूबन को चर्च की बेल सुनाई देती है। उसके बाद अवंतिका वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रूबन अपने दोस्त को कॉल करता है जो रूबन की तरह ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था। वह उससे अपने केस के बारे में बताता है। वह कहता है कि अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये क्राइम है या भूत प्रेत का लफड़ा। तो देखने को मिलता है कि रूबन अगली सुबह पुलिस स्टेशन जाता है, उनसे क्राइम सीन पर खींचे हुए फोटोग्राफ और सारी डिटेल्स मांगता है। पहले तो उसका मजाक उड़ाया जाता है बट बाद में डिटेल्स दे देते हैं। अब उन फोटोग्राफ को देखने के बाद रूबन डेड बॉडी को देखने का परमिशन लेता है। तो रूबन जब डेड बॉडी के पास जाता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। वह देखता है कि डेड बॉडी बहुत स्पीड से डिकम्पोज हो रही थी। डॉक्टर उन्हें बताता है कि सर इनकी बॉडी दिन ब दिन बहुत तेजी से खराब होती जा रही है। अब ऐसा पहली बार हो रहा है। रूबन को एक चीज कंफ्यूज कर रही थी कि अगर सुसाइड केस है तो फिर इनके हाथ मुड़े क्यों हैं और मुकेश का चेहरा भी घुमा होता है। वह ये भी कहता है कि श्वेता छत से गिरी है तो उसके कान से ब्लड आ सकता है, बट मुकेश के कान से ब्लड कैसे आ सकता है जबकि वह हाथ की नस काट कर मरा था। तभी उसको बॉडी पर वही अजीब सा सिंबल दिखाई देता है जो सिंबल श्वेता की डेस्क पर बना था। रूबन को डाउट होता है। वह फैसला लेता है कि मुझे घोस्ट को कॉलेज में चेक करना होगा। वह आरोग्यम से अपनी डिवाइस के बारे में डिटेल में बताता है। वह हर जगह अपने स्पीकर सेट करता है और अच्छे से रिसर्च करता है। कॉलेज के सारे ब्लॉक्स पर अपना डिवाइस लगा देता है और आरोग्यम को कहता है कि मैं श्वेता के कमरे में जा रहा हूँ, तुम मॉनिटर पर ध्यान देना। आरोग्यम सीसीटीवी कैमरे में देख रहा था। उधर रूबन श्वेता के कमरे में जाता है। तभी उसे किसी की चलने की आवाज आती है। वह पीछे करता है तो अचानक एक ग्लास गिरती है। फिर उसके बाद दरवाजा जोर जोर से हिल रहा था। इधर आरोग्यम को सीसीटीवी में एक चुड़ैल दिखती है। वह देखकर बेहोश हो जाता है। वहीं इधर रूबन के सामने वही चुड़ैल आ जाती है। रूबन उसको खींचकर तमाचा मारता है जिससे पता चलता है कि वह कॉलेज की एक लड़की है। दरअसल ये सब प्लान अवंतिका का था। वह इन लड़कियों के द्वारा रूबन को डराना चाह रही थी। रूबन उसके पास जाता है और उसे बहुत डांटता है। वह कहता है कि अगर भरोसा नहीं करना चाहती तो मत करो, बट मुझे ऐसे डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद गुस्से से अवंतिका दरवाजा बंद कर देती है। तभी अचानक रूबन के डिवाइस में फ्रीक्वेंसी आती है। उसे डाउट होता है कि डिवाइस में फ्रीक्वेंसी यहाँ कैसे आ रही है। तभी उसे समझ में आता है कि शायद अवंतिका का मोबाइल ऑन होगा। तो वह अवंतिका से कहता है कि तुम अपना फोन बंद कर दो, मैं फ्रीक्वेंसी चेक कर रहा हूँ। उसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। रूबन एक आदमी से श्वेता को फोन चोरी से मांगता है। वह कहता है कि सर फोन टाइम से दे देना, नहीं तो मेरी नौकरी जा सकती है। तभी रूबन श्वेता को फोन चेक कर रहा था। उसमें वह एक सेल्फी देखता है जिसमें 3 लोग थे। उसमें से 2 लोग मर चुके थे, एक श्वेता, दूसरा मुकेश और तीसरी लड़की का नाम था दीपिका। वह देखता है कि जिस पोजीशन में सेल्फी खींची गई थी और उनका मुंह जिस तरह से था उसी तरह उनकी डेथ भी हुई थी। वहीं उसे एक और हिलाने वाली डिटेल मिलती है। उसे दिखाई देता है कि जो सेल्फी खींची गई थी उसमें हॉर्न वाला फिल्टर लगाया गया था, जिसका मतलब जितने लोग रहेंगे सबके सर पर हॉर्न सिंबल लगेगा। बट वह देखता है कि एक कोने पर चौथा हॉर्न भी था, वहाँ कुछ तो नहीं दिखाई देता, जिससे वह समझ जाता है कि उनके पीछे भी कोई था। अब रूबन फोटो की डिटेल के लिए अवंतिका के पास जाता है। उससे पूछता है कि ये फोटो कहाँ पर ली गई है। तो अवंतिका कहती कि अंधेरा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी रूबन दीपिका के बारे में पूछता है। फिर अवंतिका कहती है कि रुको मैं उसका नंबर लगाती हूँ,
बट फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह उसकी फ्रेंड को कॉल करती है, जिससे पता चलता है कि वह राकेश नाम के अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई है। अब उसके बॉयफ्रेंड का पता रूबेन को मिल जाता है, लाल अपार्टमेंट कोचिन के अंदर। वह वहां जाता है, तभी पता चलता है कि राकेश अपने रूम पर भी नहीं था। रूबेन उसके कमरे में एक ईयर ड्रॉप देखता है और उसे तुरंत याद आता है कि श्वेता के कमरे में भी एक ईयर ड्रॉप मिला था। उसे शक होता है कि आखिर ये लोग ईयर ड्रॉप का यूज क्यों कर रहे हैं। तो इस ईयर ड्रॉप को लेकर रूबेन डॉक्टर के पास जाता है। उसे पूछता है कि दीपिका ने ईयर ड्रॉप क्यों लिया था। तो डॉक्टर बताता है कि सर उसे कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं थी। वह कह रही थी कि मुझे बहुत तेजी से आवाजें सुनाई देती है और जैसा लगता है कि हजारों चमगादड़ उसके कान में चीख रही हो। उसके बाद रूबेन कॉलेज के डीन के पास जाता है, क्योंकि दीपिका मिसिंग थी, उसे कुछ ना हो, इसलिए वह डीन से कहता है कि सर हमें दीपिका की मिसिंग कंप्लेन करना चाहिए, वह 2 दिनों से गायब है। तभी डीन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, अगर हम एक और लड़की के मिसिंग होने की कंप्लेन करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारे कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो डीन के मना करने के बाद रूबेन निराश होकर कमरे से बाहर आता है। वह अपना काम जारी रखता है। वह चमगादड़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था। वह आरोग्यम से पूछता है कि तुम चमगादड़ के बारे में क्या जानते हो। तो आरोग्यम कहता है कि सर चमगादड़ रात भर उल्टा लटकते हैं और रात भर चिल्लाते हैं, और क्या। अब रूबेन उसे बताता है कि चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं, जिसे हमारे कान सुन नहीं सकते, और उसी साउंड की मदद से अपना शिकार भी ढूंढते। उसके बाद देखते हैं कि अवंतिका रूबेन को कॉल करती है। उससे कहती कि कल मेरा थीसिस प्रेजेंटेशन है, इसलिए मैं सोच रही थी कि दीपिका का क्या हुआ, तुमसे पूछ लूं। बट तभी रूबेन कहता है कि तुम मेरा सपोर्ट नहीं कर रही हो। अवंतिका बोलती कि भले ही तुम्हारे सामने ना की हूँ, बट मैं बाद में तुम्हें सपोर्ट की हूँ। तुमने मेरे रूम के अंदर बोला था कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, मैंने उस दिन मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। तभी रूबेन बोलता है कि झूठ मत बोलो। अवंतिका कहती कि सच में मैंने स्विच ऑफ किया था। तभी रूबेन को डाउट होता है कि अगर इसने उस रात को फोन बंद कर दिया था तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी कहाँ से आ रही थी। तभी रूबेन कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बात करनी है, प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मुझसे आकर मिलना। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रात के समय दीपिका कॉलेज में आ चुकी थी और उसके आने की खबर वॉचमैन रूबेन को बताता है। दीपिका बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे उन्हीं चमगादड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे वह परेशान होकर जंगल की तरफ जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और उसके हाथ में भी वही निशान बनता दिखाई देता है। जैसे दीपिका मरती है वैसे ही अवंतिका की नींद खुलती है, यानी वह एक सपना देख रही थी। बट जैसा कि शुरू में वह सपना देखती है तो वह घटना रियल में होती है, वैसा इस बार भी था। दीपिका भी मर चुकी थी। अब सुबह को पुलिस छानबीन करने आती है। वहीं इस बार रूबेन दीपिका की बॉडी पर वही सिंबल देखता है जो बाकी बॉडीज पर था। अब रूबेन को और भी डाउट हो जाता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग एक ही तरीके से मारे जा रहे हैं। उसके बाद रूबेन को लाइब्रेरी दिखाई देती है। उसे अजीब सा लगता है। वह लाइब्रेरी के चपरासी से इस लाइब्रेरी के बारे में पूछता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कॉलेज के कई लड़के अय्याशी करने आते हैं और चपरासी उनसे पैसे लेकर उन्हें अंदर आने देता था। तभी रूबेन अवंतिका का फोटो दिखाता है। उससे पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ आती थी। तो वह कहता है कि सर हाँ, ये लड़की हमेशा आती है। तभी रूबेन को अवंतिका पर डाउट होने लगता है, क्योंकि उसके साथ भी कुछ अजीब सा हो रहा था। जिस सिंबल को डेड बॉडीज पर देखा था उस सिंबल को अवंतिका भी बनाई थी, इसलिए उसे अवंतिका पर भी शक हो रहा था। तो देखते हैं कि अवंतिका उससे मिलने आती है। रूबेन कहता है कि तुम्हें मुझसे कल लाइब्रेरी में मिलना पड़ेगा। वह कहता है कि तुम्हारे आसपास कोई है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ कोई रह रहा है, तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तुम्हें आना पड़ेगा। इतना कहने के बावजूद भी अवंतिका मना कर देती है। अब रात का समय आता है। रूबेन कॉलेज की लड़कियों को इकट्ठा करके लाइब्रेरी के अंदर अपने डिवाइस सेटअप करता है। तभी अवंतिका वहां आ जाती है। वह कहती कि मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि कहीं तुम ये ना कहो कि मेरी वजह से काम खराब हो गया। तो रूबेन कहता है कि तुम इस कुर्सी पर बैठो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। रूबेन अवंतिका की कुर्सी पर बैठते ही उसके सर पर डिवाइस लगाता है और उसे चेयर से लॉक कर देता है। वह अपने मशीनरी को ऑन करके कहता है कि अवंतिका तुम इस पर धीरे धीरे फोकस करो। तभी अवंतिका को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। वह डिवाइस गुस्से से निकाल देती है। वह कहती कि मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारे जैसे ही फ्रॉड भूत प्रेत पर विश्वास दिलाते हैं। इतने में डिवाइस पर इंडिकेट आता है। रूबेन समझ जाता है कि आत्मा आ चुकी है। वह उससे बात करने लगता है। वह कहता है कि मैं जो भी तुमसे सवाल पूछूंगा, अगर हाँ रहेगा तो 1 बीप, अगर ना रहेगा तो 2 बीप। तभी रूबेन पूछता है कि क्या तुम इसी
कॉलेज से हो तो पहले एक बीप बजती है, बट दोबारा एक और बीप बजती है। उसके बाद रूबेन दोबारा कहता है कि यहाँ पर एक बीप ना पर दो बीप, बट बीप बार बार बजती है। अब रूबेन गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि अच्छा ये बताओ तुम एक हो या दो लोग, बट पता चलता है कि वह कई लोग थे। वहाँ बैठे सभी लोग डर जाते हैं। रूबेन अपने डिवाइस में एक आत्मा को देख रहा था जो अवंतिका के बगल में बैठी थी। वह अवंतिका से कहता है कि तुम हिलना मत, बट अवंतिका भागने की कोशिश करती है और आत्मा उसे टेबल पर घुमाने लगती है। सब डर जाते हैं और सारी लाइट खराब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। सारी लड़कियां डरी थी क्योंकि अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आ रही थी। रूबेन एक लाइट पाता है। वह सबसे कहता है कि मैं हूँ ना, तुम लोग मेरे साथ रहो, डरो मत। तभी उसे कुछ दिखाई देता है कि अवंतिका ऊपर लटकी हुई है और अचानक से नीचे गिरती है। उसे आत्मा खींच रही थी। रूबेन परेशान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। अवंतिका को मानो दौड़ा आया था, उस पर कोई सवार था। रूबेन डीन के पास जाता है। वह कहता है कि सर सारी प्रॉब्लम्स लाइब्रेरी के अंदर है, बट डीन कहता है कि नहीं, सारी प्रॉब्लम्स अवंतिका के अंदर है। वह भूत प्रेत से ऑब्सेस्ड है। उसे हमें कॉलेज से बाहर निकालना पड़ेगा और लोगों को बता देंगे कि सारी प्रॉब्लम्स इसी वजह से हुई थी। तभी रूबेन बोलता है कि सर ऐसा नहीं है, बट डीन उसकी नहीं सुनता। वह कहता है कि तुम यहाँ से कब जा रहे हो। उसके बाद रूबेन उस रात की फुटेज चेक कर रहा था। वो उनकी आवाज को सुन रहा था, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह गुस्से से सारी चीजें फेंक रहा था। तभी अचानक उसे एक चर्च बेल सुनाई देती है। तो रूबेन आरोग्यम से पूछता है कि ये चर्च कहाँ है। तो वह बोलता है कि कौन सा चर्च। तभी रूबेन कहता है कि अभी जो बज रही थी। तो आरोग्यम कहता है कि मुझे तो नहीं सुनाई दी। तब रूबेन को समझ में आ जाती कि ये जो चर्च बेल बज रही है सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है, बट ऐसा क्यों। तो वह एक बार फिर लाइब्रेरी के अंदर जाता है। उसे उसका दोस्त बताता है कि रूबेन भले ही वहाँ लाइब्रेरी कई सालों से बनी हुई होगी, बट लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर, पिलर, सब कुछ एक चर्च के जैसा लगता है। यानी यहाँ पहले कोई चर्च था जिसके बाद में लाइब्रेरी बनाया गया। रूबेन लाइब्रेरी को बहुत ध्यान से देख रहा था, यानी वहाँ की चीजें रूबेन से किसी न किसी तरह से कनेक्ट हो रही थी। अब उसके दिमाग में आता है कि जो बेल बज रही है मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी। अगर फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। वह अपने डिवाइस से फ्रीक्वेंसी चेक करने लगता है। तभी उसको वही सिंबल बनता दिखाई देता है जैसा लाइब्रेरी के अंदर दिखाई दिया था। और लास्ट में उसे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी 444 है, यानी जिसका मतलब गॉड था। तो रूबेन कंफ्यूज हो जाता है कि ये केस कहाँ जा रहा है। उसके बाद उसका दोस्त दीपक कहता है कि तुम्हें सबसे पहले उस म्यूजिक का नोट बनाना चाहिए जो बेल तुम्हें हर बार सुनाई देती है। तुम टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बनाओ। और रूबेन उस म्यूजिक का नोट बनाने लगता है। नोट्स तैयार होने के बाद वह एक चर्च के अंदर जाता है। वहाँ के फादर से इस म्यूजिकल नोट्स के बारे में पूछता है, बट फादर नाराज हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये होली एंजल्स मेडिकल कॉलेज से आया है। वह कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह उस कॉलेज के ऑनर से नाराज था। अब जैसे ही रूबेन वहाँ से बाहर आता है और गाड़ी में बैठता है तो उसकी गाड़ी ऑटोमेटिक उसे कहीं ले जा रही थी। जाते जाते वह बीच जंगल में पहुँचता है जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो ताबूत बना रहा था। रूबेन उसे बताता है कि मैं होली एंजल्स कॉलेज से आया हूँ और ये नोट्स दिखाता है। बूढ़ा आदमी समझ जाता है। रूबेन कहता है कि उस चर्च को किसने हटाया। तभी पता चलता है कि इस कॉलेज का चेयरमैन डॉक्टर डेनियल, जिसकी वाइफ डायना थी, जो इस चर्च की देखभाल करती थी। वह एक दिन जब चर्च आई तो उसे एक विकलांग बच्चा दिखाई देता है। उसे कोई रख कर चला गया था। डायना उस बच्चे को गोद में उठा लेती है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि मैडम हमें इस बच्चे को अनाथालय भेज देना चाहिए, बट डायना कहती है कि नहीं, मैं इस बच्चे को पालूंगी। तभी लोग कहते हैं कि अगर आप इस बच्चे को अपनाओगी तो बहुत सारे लोग ऐसे विकलांग बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट डायना नहीं मानती। वह कहती कि मैं इन बच्चों की देखभाल करूंगी। तभी देखने को मिलता है कि धीरे धीरे चर्च में बहुत सारे बच्चे आ चुके थे जिनका ध्यान डायना रख रही थी। उन्हें बहुत प्यार से पाल रही थी और उन्हें डायना यही संगीत सुनाकर उनका ट्रीटमेंट करती थी, यानी म्यूजिक से ट्रीटमेंट। उसका कहना था कि जब बच्चा रोने लगता है तो उसकी माँ लोरी सुनाने लगती है तो बच्चा चुप हो जाता है। जब उसमें शक्ति होती है तो इस संगीत में क्यों नहीं, हम संगीत की वजह से सभी लोगों का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर डायना उन बच्चों को संगीत की मदद से इलाज करने लगती है और देखते हैं कि बच्चों में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। बट एक दिन अचानक हैजा फैलने लगता है, जिससे उस बीमारी की वजह से वहाँ के सारे विकलांग बच्चे मारे गए
और डायना उन्हें बचा नहीं पाई। तभी रूबेन कहता है कि डायना मैम का क्या हुआ? तो बूढ़ा आदमी कहता है कि उनके बारे में चेयरमैन डेनियल को ही पता होगा। तो रूबेन को पता चलता है कि टोटल 42 बच्चे थे जो मारे गए थे। अब उनकी समाधि वहीं पर थी जहाँ पर रूबेन खड़ा था। अब रूबेन को डाउट था कि सभी बच्चे बीमारी से नहीं मर सकते। वह कहता है कि हमें बच्चों की बॉडी को निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि आखिर वह किस वजह से मरे हैं। तो ये सुनकर बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। और रूबेन वहाँ से चला जाता है और आरोग्यम से कहता है कि हमें उनकी बॉडीज को निकालना पड़ेगा। तभी हमें फ्लैशबैक के जरिए एक तांत्रिक दिखाई देती है जो कुछ तो कर रही थी, उसका कुछ तो इन सब चीजों से कनेक्शन था। तभी अवंतिका रूबेन से कहती है कि आखिर ये जो लोग मर रहे हैं मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे थे। तभी रूबेन उनसे कहता है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने एक काम क्यों चुना। तो पता चलता है कि रूबेन की बचपन में एक घटना घटी थी। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन उसके पिता ऑफिस जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम माँ का ख्याल रखना। बट उस दिन उसकी माँ जब तड़प रही थी तो वह आराम से म्यूजिक सुन रहा था, वह उनकी आवाज नहीं सुन पाता और फिर उसकी माँ मर जाती है। वह तब से खुद को कोस रहा था। बट एक दिन उसकी माँ सपने में आती है और उसको माथे से चूमती है और उससे कहती है कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं ही तुम्हें बुला नहीं पाई। और फिर जब रूबेन की आंख खुलती है तो उसे अपनी माँ के होने का एहसास होता है। वह उस दिन से समझ जाता है कि हर एक इंसान की मरने के बाद भी कोई न कोई इच्छा जरूर होती है, मौत के बाद भी जीवन होता है। इसलिए वह फैसला लेता है कि मैं एक काम करूंगा। उसके कुछ समय बाद ही अवंतिका को एक सपना आता है जिसमें वह किसी औरत को देखती है। वह जब उठती है तो रूबेन से कहती है कि मैंने किसी औरत का ट्रीटमेंट किया है, वह इसी कॉलेज के हॉस्पिटल में है। वह रूबेन को लेकर उस तरफ जाती है और एक कमरे में देखते हैं कि वही औरत वेंटिलेटर पर लेटी हुई है जो 5 सालों से कोमा में है। अवंतिका कहती है कि इनका नाम जेनिफर फर्नांडीज है। तो 2 महीने से पहले ये कॉन्शियस में आई थी। बट जब ये बात मैंने अपने सीनियर डॉक्टर को बताई तो वो इन्हें एनेस्थीसिया देने लगे। मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे डांट दिया। तभी रूबेन कहता है कि तुम जो कह रही हो ये सब झूठ है। इनका नाम डायना है जो 34 सालों से कोमा में है। इन्होंने ही 42 बच्चों को अपनाया था। अब रूबेन कहता है कि जब ये कॉन्शियस हुई थी तो तुमने एनेस्थीसिया देने से इनकार किया था ना, तभी तुम्हें निकाल दिया था। बट क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे बाद इनके ट्रीटमेंट के लिए किन्हें रखा गया था? तभी पता चलता है कि जो तीनों मरे थे, दीपिका, श्वेता और मुकेश, इन्हीं लोगों ने डायना को एनेस्थीसिया दिया था। अब रूबेन को सब कुछ समझ में आ जाता है। वह कहता है कि ये 34 साल से कोमा में थी और वे 42 बच्चे इनके मरने का इंतजार कर रहे थे। और जब डायना मरी तब से कॉलेज के अंदर इन 3 लोगों की डेथ हुई है। ये बातें सुनते ही अवंतिका भड़क जाती है। वह कहती है तुम ये सब क्या कह रहे हो, ये जिंदा है, मरी नहीं है। रूबेन कहता है कि ये सब झूठ है, तुम्हें बहकावे में रखा गया है, कोई चाल है। और ये कहते ही वह सब कुछ निकाल रहा था तभी उस पर गार्ड हमला कर देता है। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। इंस्पेक्टर कहता है कि तुमने एक मरीज को मारने की कोशिश की है, हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा है। रूबेन कहता है कि सर वो मर चुकी है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर गुस्से से रूबेन पर थप्पड़ मारता है और फिर मारने से उसके कान में सीटी की आवाज आने लगती है। वह अपने कमरे में जाता है, चीखने लगता है। तभी पता चलता है कि उसका कान खराब हो गया और रूबेन के कहने के हिसाब से छानबीन शुरू की जाती है। कॉलेज के डीन से डीएसपी कहता है कि तुम्हें चेयरमैन डेनियल को बुलाना पड़ेगा, हमें डायना को चेक करना पड़ेगा कि वह मर चुकी है या जिंदा है। तभी डीन बोलता है कि वह नहीं आ सकते, अगर मैं मर जाऊं तभी वो आएंगे। डीन के कहते ही डीएसपी चला जाता है। अब डीन के साथ कुछ अजीब सा होता है। उसका नौकर उन्हें चाय लाता है। पता चलता है कि डीन को हर एक छोटी से छोटी चीज की बहुत तेजी से आवाज सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि उसके खुद की धड़कन भी उसे तेजी से सुनाई देने लगती है। तभी वह घबरा कर नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उधर देखने को मिलता है कि बूढ़ा आदमी नजर बंद किए हुए चमगादड़ को दफनाने जा रहा था, बट उसकी मौत हो जाती है। जब रूबेन वहां आता है तो उसे बोतल में भरी चमगादड़ मिलती है। वह कहता है कि इनके जरिए ब्लैक मैजिक किया जाता है। इसका मतलब अभी भी कोई चमगादड़ के जरिए ब्लैक मैजिक कर रहा है। उधर डेनियल कॉलेज आता है। डायना मैम का चेकअप किया जाता है जिससे पता चलता है कि वह अब भी जिंदा है, बट वह कोमा में है। डेनियल डायना से कहता है कि मैंने गलती कर दी, इतने सालों से तुम्हें ऐसे छोड़कर। तभी उसे एनेस्थीसिया की दवा मिलती है। वह शॉक्ड हो जाता है। इधर रूबेन के ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाली औरत चमगादड़ों द्वारा अटैक करवाती है।
उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रूबेन कहता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने करवाया है ब्लैक मैजिक के जरिए। तभी रूबेन को उसकी दादी का कॉल आता है। वह कहती है कि बेटा मेरा शरीर यहाँ पर है लेकिन मेरी जान तेरे पास है। अब ये सुनकर रूबेन कुछ सोचने लगता है। उसे एक चीज समझ में आ जाती है। वह डायना से कहता है कि मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया। डायना मैम भले ही जिंदा है बट उनकी आत्मा उनकी बॉडी में नहीं है। उनकी आत्मा को उनकी बॉडी से निकाला गया है और ये बार बार एनेस्थीसिया देने की वजह से ऐसा हुआ है। उन्हें सहन नहीं हुआ, इसलिए डायना ने मजबूरी में अपना शरीर छोड़ दिया और वह बाहरी दुनिया में दूसरी आत्माओं से भी मिल सकती है। वह ये भी बताता है कि अवंतिका ऐसा 3% लोगों के साथ रियल में भी हुआ है, लेकिन उनको भूख का एहसास नहीं था। वह अपने करीबी लोगों से भी जुड़ते थे। उसके बाद रूबेन कहता है कि उनके वेंटिलेटर हटाने में 2 घंटे बचे हैं। उससे पहले हमें डायना की आत्मा को उनकी शरीर में भेजना होगा, जिससे डायना जिंदा हो सकती है और बाकी बच्चों को दोबारा से मदर टेरेसा जैसी औरत मिल सकती है। आगे देखते हैं कि एक डॉक्टर आता है। वह डायना को वेंटिलेटर से हटाने की कोशिश करता है बट तभी उसको एक कॉल आता है और उस कॉल के जरिए मारा जाता है। तभी वहाँ पर रूबेन और अवंतिका आ जाते हैं। रूबेन कहता है कि हमें अगर डेनियल से बचाना है तो इन्हें लाइब्रेरी में ले जाना होगा और वो बच्चे चाहेंगे तो तभी ये इस दुनिया में वापस आ सकती हैं। तभी अचानक उसके दोस्त दीपक को पता चलता है कि रूबेन ने जो आवाज रिकॉर्ड की थी उसमें सिर्फ डेनियल ही नहीं बल्कि नैन्सी डेनियल का नाम लिया गया था। इधर रूबेन डायना को लाइब्रेरी ले जाता है और उन्हें समझाता है कि आप अपने बॉडी के अंदर आ जाओ, आपको अपना म्यूजिक दुनिया को सुनाना है। अगर आपके बच्चों को इंसाफ दिलाना है तो तुम्हें इस दुनिया में वापस आना होगा। इधर रूबेन डायना मैम को समझा रहा था कि उधर देखते हैं कि डेनियल नैन्सी डेनियल के बारे में पता कर रहा था। तभी वहाँ पर नैन्सी डेनियल आ जाती है, जिससे पता चलता है कि नैन्सी डेनियल और डायना दोनों डॉक्टर थी। नैन्सी चमगादड़ों द्वारा ट्रीटमेंट पर रिसर्च कर रही थी, वहीं डायना म्यूजिक द्वारा लोगों का इलाज कर रही थी। जब बच्चे डायना की म्यूजिक से ठीक हो रहे थे तो उसका खूब नाम हो रहा था, इसलिए कंपटीटर के तौर पर नैन्सी उन बच्चों पर अपने चमगादड़ों का साउंड भी रिसर्च करने लगती है। हालांकि चमगादड़ों को एनिमल पर रिसर्च किया जाता है बट नैन्सी ने बच्चों को चूज किया। उन्हें चमगादड़ों की आवाज सुना कर रोज टॉर्चर करती थी, जिसकी वजह से बच्चों की हालत और खराब होती गई और वह मारे गए। वही बच्चों के मरने के बाद नैन्सी ने डायना पर भी अटैक किया, उन्हें बुरी तरह से मारा बट वह कोमा में चली गई। नैन्सी को पता था कि अगर डायना मर जाएगी तब भी हमें परेशान करेगी और जिंदा रहेगी तब भी हमें परेशान करेगी, इसलिए वह ब्लैक मैजिक के जरिए डायना की बॉडी से उसकी आत्मा दूर करवाती है ताकि उसकी ना तो बॉडी काम की रहे ना तो आत्मा। हालांकि इन सब चीजों के बारे में डायना के पति डेनियल को भी नहीं पता था और जब लास्ट में उसकी असलियत जान जाता है तो डायना उन्हें भी मार देती है। उसके बाद नैन्सी लाइब्रेरी में आती है जहाँ पर डायना थी। वह उनसे कहती कि तुम 34 सालों से यहाँ पर पड़ी हो, मेरी रिसर्च के लिए चाहे बच्चे हो या जानवर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह ये भी बताती है कि कॉन्शियस पेशेंट को एनेस्थीसिया देना ये भी मेरी रिसर्च का हिस्सा था। इतने में वह जैसे ही उन्हें मारने की कोशिश करती है तभी ऊपर से रूबेन और अवंतिका देख रहे थे। अवंतिका जोर से चिल्लाती है, वह नीचे आ जाती है, तभी नैन्सी उसको मारने लगती है। उधर रूबेन नैन्सी के साथ आए बॉडीगार्ड से लड़ रहा था। अब देखने को मिलता है कि जिस तरह से नैन्सी सभी बच्चों को मारी थी उसी तरह से एक बार फिर से बहुत सारी चमगादड़ों को इकट्ठा करती है और उनकी आवाजों से बच्चों की आत्माएं तड़प रही थी और रूबेन भी तड़प रहा था। तभी जैसे ही नैन्सी डायना को इंजेक्शन लगाने को बढ़ती है तो रूबेन के सामने एक पियानो था, वह डायना की धुन बजाने लगता है जिससे वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है और उन बच्चों की आत्माएं भी शांत हो जाती है। और इतने में डायना की आत्मा बॉडी में एंटर करती है और सभी बच्चे एक साथ पीट कर शोर करते हैं, जिससे उनकी शोर से नैन्सी की डेथ हो जाती है और डायना मैम फिर से जिंदा हो जाती है। आगे देखने को मिलता है कि अवंतिका कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे ये सब कुछ क्यों दिखाई दे रहा था। दरअसल अवंतिका भी उन बच्चों की तरह डायना मैम का ख्याल रखती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी कॉन्शियस हो गई थी। और देखते हैं कि एक बार फिर से डायना बाकी के बच्चों को म्यूजिक द्वारा इलाज करने लगती है और कुछ इस तरह कहानी का द एंड हो जाता है।